जी सर, शुरू कर दें। जी नमस्कार सभी को। आज DNYS कोर्स पाठ्यक्रम के अनुसार जो ऑनलाइन प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण चल रहा है उसमें आज 30 मई 2022 को सभी का स्वागत है। यह क्लास फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जारी की जा रही है। आज के जो मुख्य प्रशिक्षक हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा पुनः उपस्थित हो चुके हैं और आइए चलते हैं सीधे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी के पास, वो आज की क्लास का आरंभ करेंगे। धन्यवाद। जी सर, प्रणाम। आप सबको नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने नेचुरोपैथी क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, इतिहास क्या है, किस बेस पर हम इसको आगे पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीजें हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम नेचुरोपैथी के मूल सिद्धांत पे बात करेंगे, जिसमें 4-5 मुख्य चीजें हैं जिसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला, रोगों की एक रूपता। जो नेचुरोपैथी कहता है कि रोग एक है, वो क्या किस बेस पे कहता है? अब रोग एक है तो नेचुरोपैथी कहता है चिकित्सा भी एक ही है, तो चिकित्सा की एक रूपता को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो विजातीय द्रव्य हैं, विजातीय विष हमारे शरीर में जो बनते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तीव्र रोग, जीर्ण रोग, उसको समझने का प्रयास करेंगे। रोग के उभार के सिद्धांत क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और माइंड, बॉडी, सोल, तीनों की चिकित्सा एक साथ कैसे संभव होती है, उसका समझने का प्रयास करेंगे। ये मुख्य चीज है जो आज हमें पढ़ना है। मूलतः नेचुरोपैथी के 10 मूल सिद्धांत होते हैं। पहला, आप चाहे तो लिख लें, जो नेचुरोपैथी है वो क्या है? एक चिकित्सा प्रणाली में दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता। नेचुरोपैथी का पहला मूल सिद्धांत है ट्रीट विदाउट मेडिसिन। तो दवाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। नंबर 2, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग एक है, कारण एक है और चिकित्सा भी एक ही है। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तीव्र रोग शरीर के शत्रु नहीं मित्र होते हैं। इसके बाद चौथा सिद्धांत है रोगों का मूल कारण कीटाणु नहीं होते हैं। रोगों का मूल कारण कीटाणु नहीं होते हैं। पांचवा क्या है? प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इस सब पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। एक बार मैं बोल दूं, चिकित्सा यानी इलाज रोग की नहीं शरीर की होती है। ये बेसिक अंतर है एलोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा में। एलोपैथी में रोग का इलाज, गैस हो गया जी तो गैस का गोली दे दिया, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा नहीं होता है। वो शरीर का इलाज होता है कि शरीर
अस्वस्थ है उसको ठीक करो, शरीर का बैलेंस ठीक करो। रोग निदान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। मेन फोकस पंच तत्व का बैलेंस होता है। जीर्ण रोगों को के आरोग्य को कुछ समय अधिक लगता है। कहने का मतलब जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं उनमें समय कुछ ज्यादा लगता है। उसकी जांच पड़ताल भी हम करेंगे, ऐसा क्यों होता है। प्राकृतिक चिकित्सा हम जब भी करते हैं तो उसमें रोगों के उभार की संभावना बनी रहती है। और लास्ट क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा शरीर, मन और आत्मा का इलाज है। अब इस 10 सिद्धांत को एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या था, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली में दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन का जो कंसेप्ट है उस पे काम करता है प्राकृतिक चिकित्सा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, मानते नहीं, ये सत्य है और यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये यूनिवर्स का निर्माण 5 तत्वों से हुआ। 5 तत्व आप जानते हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। और छठा तत्व होता है एक ईश्वरीय शक्ति। तो इस चिकित्सा में इन तत्वों का समाधान ढूंढा जाता है। इन तत्वों का जो है उपाय ढूंढा जाता है। अब ये शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है और हमने ये भी पढ़ा कि इस दुनिया में जो भी उत्पादन होता है उनमें भी यही 5 तत्व विद्यमान होते हैं, किसी में अधिक, किसी में कम। वही हमें फाइंड आउट करना होता है कि शरीर में जिस चीज की कमी है उसकी अधिकता कौन सी वनस्पति में है, कौन सी सब्जी में है, कौन से फ्रूट में है, ये हमें ढूंढना होता है। कौन से रस में है, हम उसका सेवन बढ़ाते हैं तो बैलेंस हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हमें देखते हैं तो ये जो पंच तत्व का सिद्धांत है उसमें हम पंच तत्व को बैलेंस करते हैं तो हमारा शरीर बिना दवा का निरोग होता है, स्वस्थ होता है, सुंदर होता है और आरोग्य व दीर्घायु प्राप्त करता है। तो हमें क्या करना है, शरीर को केमिकल रूपी जहर से दूर रखना है, प्रकृति के नजदीक जाना है और प्रकृति प्रदत्त चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो स्वतः ये सिद्धांत परिपूर्ण हो जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जो शरीर में कमी होगी वो हम प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम प्राकृतिक तत्वों से प्राप्त कर लेते हैं तो किसी औषधि दवाई को लेने का प्रश्न उठता ही नहीं है और हमारी दवाई पे निर्भरता खत्म हो जाती है। तो ये तो पहला बिंदु था कि इसमें दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग एक, कारण एक और चिकित्सा भी एक ही होती है। प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में ये माना गया है कि रोग का कारण मल का संचय है। शरीर में संचित हुआ मल विजातीय द्रव्य का जननी होता है और वही विजातीय द्रव्य को मल संचय माना जाता है, ऐसा आयुर्वेद भी मानता है। और इन्हीं को शरीर के से बाहर करने की प्रक्रिया चिकित्सा कहलाता है, प्राकृतिक चिकित्सा कहलाता है। अब जब हम इसको शरीर में जमा मल संचय को बाहर कर देते हैं तो हमारे शरीर को एक नई जीवन शक्ति प्राप्त होती है, नई स्फूर्ति प्राप्त होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे संभव है।
इसको हमें अपने शरीर से विभिन्न अंगों से, ये कभी लीवर, फैटी लीवर के रूप में जमा होता है, कभी छोटी आंत में, कभी बड़ी आंत में, कभी स्टमक में, कभी कहीं, वो सारी चीजों अलग अलग रूप में होता है। जो यूरिक एसिड का बढ़ना, वो भी एक मल संचय का ही हिस्सा होता है। और ये सब क्यों होता है? मल संचय क्यों होता है? हम जो इनटेक करते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। हम जो खाना खाते हैं, या तो खाना गलत खाते हैं, या तो खाना गलत तरीके से खाते हैं, या खाना शरीर के जरूरत के हिसाब से उसकी आपूर्ति हम नहीं करते। सामान्य तौर पे आज के समय में बाय डिफॉल्ट हम लोग ज्यादातर रजस और तमस भोजन का सेवन करते हैं। हम सब बाय डिफॉल्ट विलासी प्रवृत्ति के हैं, भोगी प्रवृत्ति के हैं। और भोगी प्रवृत्ति का इंसान का क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा चीजों को संग्रहित करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को, सही है गलत है उससे मतलब नहीं है, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए हम भोग करते हैं। भोग में नशा भी होता है, भोग में ऐसे तत्वों का सेवन भी होता है जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, ऐसे आहार का सेवन होता है जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो इसमें संयम बरतना है, सुपाच्य भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। ऋतु के हिसाब से, गर्मी का मौसम है तो अभी काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, गरम मसाला, इसका सेवन कम करना है। लेकिन ये सर्द का मौसम आएगा तो आप इसका सेवन कर सकते हो। तो ये जो सामंजस्य है, नॉनवेज का सेवन गर्मी के मौसम में कम करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि खाओ ही मत, जिसको खाना है खाओ, लेकिन कोशिश करो अपने घर में बनाओ। अगर खाना ही है तो उसको रोस्टेड और ड्राई फॉर्म में खाओ, वो ज्यादा रहेगा, सही रहेगा। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड खाएं, बॉइल्ड फूड खाएं, और अगर उनको बड़ा ही जी को तसल्ली देने के भी खाना है तो वो रोस्टेड खाएं, मिर्च मसाला का इस्तेमाल कम करें, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीजों का इस्तेमाल कम करें। जब हम ऐसा करते हैं तो मल संचय शरीर में नहीं होता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। और हमने ऊपर क्या पढ़ा? कारण एक और निदान भी एक। तो कारण क्या है? मल संचय। मल संचय का कारण क्या है? हमारा लाइफ स्टाइल। तो जब हम लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप खाना मत खाओ, जो मन कर रहा है वो कर मत खाओ, लेकिन कुपथ्य तो मत करो, विरुद्ध आहार तो मत लो। अभी आधे घंटे पहले आपने ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर आप गर्म चीज खा रहे हो, ये तो मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका शरीर ही कंफ्यूज हो जाएगा। अब उसके सुधार करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आप अनीमा ले लो, आप भाप का सेवन करो, आप उपवास करो, आप वमन करो, आप जल नीति करो, आप हफ्ते में एक दिन अपने शरीर का मालिश करो। इससे क्या होगा? अपने भोजन में सुधार करो, इससे क्या होगा? आपकी रक्त में शुद्धता आएगी, शरीर शुद्धि होगी। शरीर शुद्धि का मतलब क्या हुआ? आपके शरीर से मल का निष्कासन हो जाएगा। और जब आपके शरीर से मल का निष्कासन हो जाएगा तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो ये अगर हम सारा कोरिलेट करके देखें तो शुरू होता है हमारे इंटेक से और खत्म भी होता है हमारे इंटेक पे। इसलिए कहा जाता है रोग एक, निदान एक, कारण एक। तीसरा पॉइंट था कि तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं होते, मित्र हैं।
आपके शरीर में कुछ ऐसी चीजें, जीवाणु आ गए, आपका शरीर उसको नॉर्मल अप्रोच से ठीक नहीं कर पा रहा है। आपके शरीर में रोग प्रतिरोध की क्षमता है, वो उसे सामान्य तौर पे ठीक नहीं कर पा रहा है। तो क्या लग जाता है आपको? बुखार, तेज बुखार आ गया। अब तेज बुखार आते ही हम घबरा जाते हैं। तेज बुखार आने का क्या कारण है? कोई भी जीवाणु, जो कोई भी कीटाणु एक टेम्परेचर से ज्यादा में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाता है। तो जब सामान्य तौर पे उस कीटाणु और जीवाणु को शरीर रोक नहीं पाता है, तो शरीर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है ताकि वो जीवाणु मर जाए। हम क्या करते हैं? देखो हमारी समझदारी, हम सब बड़े समझदार हैं, बड़े मेहनत करके बीमारी कमाते हैं। तो हम करते क्या है? बुखार लगे 1 घंटा हुआ नहीं, पहले तो 3 दिन केमिस्ट की दुकान से दवाई लाके, वो भी हाई 650 mg का जोलो ले आओ, साथ में पेंटासिड ले लेना 40 mg का, तो हो गया 700 mg। और 1 दिन में 2 दिन में नहीं ठीक हुआ तो साथ में एंटीबायोटिक भी ले लेना जी। पहले तो अपनी डॉक्टरी चलती है, फिर 2-3 बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अब वो और mg बढ़ा देता है। तो उसकी इन सब चीजों की तो जरूरत थी नहीं। शरीर ने टेम्परेचर इंक्रीज किया सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी के बेस पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होता है। तो शरीर ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया कि उस विकार को हम बाहर कर देंगे। उस पीरियड में आपने क्या करना होता है? 100% लिक्विड डाइट। जब आप पानी ढंग से पियोगे, जब आप जूस पियोगे, तो क्या होगा? वो जो विकार है आपके यूरिन के माध्यम से बाहर आता जाएगा। लेकिन जब आप मेडिसिन खा लोगे तो विकार बाहर नहीं आएगा, वो दब जाएगा और शरीर के अंदर ही रहेगा। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट 3 डेज लिक्विड डाइट पे रहना है। और बुखार तेज है, मन घबरा रहा है, आजकल ऐसा माहौल है, आप क्या करो? गिलोय है, गुरुची है, इन सब का सेवन शुरू कर दो। आंवला उबाल के उसका आधा कप पानी पिला दो। ये सब तो कर ही सकते हो। एक पैरासीटामोल की गोली आप देते हो अपने बच्चे को 650 mg का। आप देखो पैरासीटामोल क्या है? इट्स ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निर्मित है। कभी पैरासीटामोल के कैप्सूल या गोली को आप जला के देखना, अलकतरे की तरह नीचे गिरेगा। आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हो? और मैं कहता हूं गिलोय का या गुरुची का एक टुकड़ा ले लेना, उसको सुखा के पीस लो, पैरासीटामोल का पाउडर बना लो, दोनों का टेस्ट सेम, देखो आपको सेम नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 दिन लगातार आप गिलोय या गुरुची का सेवन करते हो तो बुखार वैसे ही खत्म हो जाएगा। कोई इंफेक्शन होगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता तो तुलसी का पत्ता ले लो, उसका सेवन कर लो, जूस पियो, देखो आप ठीक हो जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि विकार को निकालने के लिए तीव्र रोग आपके शरीर में आते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जीवाणु कीटाणु आ जाते हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए शरीर में तीव्र रोग सेल्फ हीलिंग के लिए आता है। हम उसको गलत समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हमें दस्त लगता है, हम घबरा जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, पानी चढ़ा लेते हैं, ड्रिप लगवा लेते हैं। नहीं जी, आपको अगर दस्त आया है तो दस्त के थ्रू आपके शरीर का अंदर का विकार बाहर आ रहा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे तुरंत एनिमा ले लो, और विकार है उसको और खाली कर दो, देखो आप। हाँ, इस क्या होता है कि इन सब दौरान में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो आप उसको सहने की चेष्टा करो।
जब आप ऐसा करोगे तो अपने आप आपका शरीर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। फल का सेवन करो, रेशेदार सब्जियों का सेवन करो, दूध का सेवन करो, कफ रहित आहार का सेवन करना है। इससे आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाओ। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको हमें समझना है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज, तीव्र रोग में सबसे पहला रोग क्या है? तेज बुखार आ जाना। कोरोना का पीरियड आया, जो जन लेने हॉस्पिटल पहुंचे सब भगवान को प्यारे हो गए, और जिन्होंने घर में रह के संयम रख के पेशेंस रख के अपना ट्रीटमेंट किया सब अपने घर में दुरुस्त हैं। इस चीज को हमें समझना चाहिए। कभी कभार, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल बताया कि फीवर है, दस्त है, कभी कभार देखो नाक से खून आ जाता है, नक्सिरा हो। अब वो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में आपका शरीर बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है, आपके शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा होता है। अब इसका मतलब थोड़ी है कि हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाओ। आपने क्या करना है, आपके घर में सरसों का तेल रहता है, 2 ड्रॉप इसमें 2 ड्रॉप इसमें, सांस खींचो, 10 मिनट ऐसे करके रखो, आपका बंद। उसके बाद इसकी पहचान क्या है कि आपका शरीर को डिहाइड्रेट करना, हाइड्रेट करना है, तो उसके लिए क्या करना है? वो सारी चीजों का सेवन शुरू कर दो, आप स्वस्थ रहोगे। वही आप नहीं करोगे, जाके दवाई लोगे, 2 दिन बाद फिर वही होगा और उसका साइड इफेक्ट अलग। ये सारी चीजें हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए तीव्र रोग को हम शत्रु नहीं मित्र मानते हैं। नेक्स्ट क्या था? रोगों का मूल कारण कीटाणु नहीं होते हैं। चौथा सिद्धांत जो हमने पढ़ा, तो रोगों का मूल कारण कीटाणु नहीं होते हैं। यही मुख्य अंतर है एलोपैथिक ट्रीटमेंट और प्राकृतिक चिकित्सा में। एलोपैथी कीटाणु को रोग का मुख्य कारण मानते हैं, और जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो कीटाणु को रोगों का मुख्य कारण नहीं मानते हैं। अब कीटाणु किस शरीर में पैदा होता है, पहले ये देखो आप। अगर आप हाइजीनिक नहीं रहते हो, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपके शरीर में सारा खाना सड़ेगा, तो कीटाणु पैदा होगा। आप जहां रहते हो उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऐसा है, कूड़ा करकट या सोचिए, या आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हो, जैसे आप बाहर जा रहे हो, रोड साइड ढाबे पे बैठ गए, सुबह का काटा हुआ प्याज जमा के खाए जा रहे हो, क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्याज में वो शक्ति होती है, जब उसे आप काटोगे तो सराउंडिंग की जो इन्फेक्टेड चीजें उसको खींच लेता है। अब वो सुबह का काटा हुआ प्याज उसमें ओपन रखा हुआ है, आपने उसको जाके शायद खाया और आपको आया और डॉक्टर, आपकी तबीयत खराब हो गई, उल्टी आ गई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे पूछा खाना कहाँ खाया था इससे पहले, आपने बोला ऐसे, डॉक्टर ने बोला फूड पॉइजनिंग हो गई है। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, ये दवाई ले लो, ठीक हो जाओ। अब ये बताओ, कीटाणु तो रोग के कारण है नहीं, हमने तो कीटाणु को अपने अंदर समाहित किया है, तो कारण हम है ना कि कीटाणु है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव चीजें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। जब हम प्रिवेंटिव चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे शरीर में कीटाणु जाएगा नहीं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर की बात तो तब आएगी जब हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे। आपने 50 लोगों को खाने पे बुलाया, तो इलाज बाहर से खाना कब मंगाना पड़ेगा? जब आपने ठीक से प्रिपरेशन खाने की नहीं, तब उसमें गलती आप बाहर खाने वाले को थोड़ी दोगे, ये तो गलती हमारी होगी ना, जो प्रॉब्लम हमारी है उसको हमें ठीक करना है। तो अगर हम सही तरीके से आहार प्राप्त करेंगे तो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएंगे, और हमारा जो शरीर का रोग प्रतिरोध का क्षमता है वो बना रहेगा।
और जब वो बना रहेगा तो किसी भी बाहरी कीटाणु को वो अंदर आने नहीं देगा। हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, योग में पढ़ाया जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। शरीर की तुलना किससे की गई है? ब्रह्मांड से। हम भी करते हैं यूनिवर्स से। हम क्या कहते हैं? फाइव यूनिवर्स मेड बाय 5 एलिमेंट एंड आवर बॉडी इज रेप्लिका ऑफ यूनिवर्स बिकॉज आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड बाय 5 एलिमेंट। और फिर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में भी 5 एलिमेंट है, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ और वाटर। अब ये 5 एलिमेंट हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का कहना है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर अपने आप में, आप समझ लो, एक कल्पना करो कि मेरा शरीर एक देश है, एक राष्ट्र है। उसकी सेना कौन है हमारे शरीर के अंदर? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मेडिकल साइंस, WBC इज आर्मी ऑफ आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि WBC ही रोग प्रतिरोध क्षमता पैदा करता है। तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए? अपने फौज को स्ट्रांग रखना है। अगर हमारा RBC और WBC स्ट्रांग है तो कितना भी कोरोना आ जाए हमारे शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारे शरीर पे फर्क कब पड़ता है? जब हम अपने खान पान, अपने लाइफ स्टाइल से अपने RBC और अपने WBC, अपने हीमोग्लोबिन को कम कर लेते हैं। अपने WBC के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उसको हम प्रभावित कर देते हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोध इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। और 2.5 साल से हम केवल किस पे बात कर रहे हैं? इम्यूनिटी पे। तो जो श्वेत रक्त अणु हैं हमारे शरीर में, वो हमारे फौज हैं। हमारे शारीरिक शक्ति को बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन फौज तो लड़ाई तब करेगा ना जब उनको आप असला दोगे। और असला क्या है? भोजन। तो जब फौज को हथियार दोगे नहीं तो फौज लड़ेगा कैसे? और जब लड़ाई लड़ेगा ही नहीं तो आपके शरीर में तो रोग होना ही है, लाजमी है। तो हमें क्या करना होता है? अपने फौज को स्ट्रांग करना। उसके लिए क्या करना है? संतुलित आहार, शुद्ध हवा, सुबह जल्दी उठो, घूमो फिरो, सूरज की रोशनी, खुले आसमान में घूमो, आकाश तत्व को अपने शरीर में बढ़ाओ, एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करो। जितनी शरीर को विश्राम की जरूरत है उतना शरीर को विश्राम दो। तो क्या होगा? हमारे शरीर में शक्ति अपने आप बढ़ने लग जाए। और वो जो शक्ति, जो WBC बढ़ेगा, वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली सुरक्षित रहेगा। तो अब इससे ये सिद्ध होता है कि अगर हम अपने फौज को ठीक रखें तो बाहर का कोई कीटाणु हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता। और प्राकृतिक चिकित्सा इसीलिए कहता है कि रोगों का मूल कारण कीटाणु नहीं होते हैं। अब जी नेक्स्ट है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। अब हम सोचें कि हमें हमारे शरीर का स्वाभाविक कार्य क्या है। अगर आम तौर पे हम सोचें कि हमारे शरीर का काम क्या है, तो 3 शब्द हैं। ये टैगलाइन है, आप नोट कर लो, लिख लो, हमेशा काम आएगा आपके। वो टैगलाइन क्या है? हमारे शरीर का मुख्य कार्य कभी भी पूछा जाएगा तो क्या है? पाचन, पोषण, निष्कासन। पाचन, डाइजेशन। पोषण, उसको अवशोषित, शरीर जब उसको अवशोषित कर लेता है, आपने जो खाना खाया वो पच गया, उसको शरीर ने न्यूट्रिएंट के रूप में अवशोषित कर लिया और वेस्ट मटेरियल का निष्कासन कर दिया। ये स्वाभाविक कार्य है, इसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं है।
इसमें किसी बाहरी तत्व विजातीय द्रव्य की जरूरत नहीं है, ये तो शरीर का स्वाभाविक कार्य है। और अगर का मतलब नहीं है। अब शरीर पाचन कब नहीं करेगा? जब शरीर को जो नहीं चाहिए वो हम देंगे। अब जब वो शरीर पाचन नहीं करेगा तो वो पोषित कहां से होगा? पोषित नहीं होगा तो क्या होगा? वो बड़ी आंत में, छोटी आंत में जमा होकर सड़ेगा, तो निष्कासन कैसे होगा? तो अगर इस फॉर्मूला को हम माने कि शरीर की जो स्वाभाविक कार्य है उसको अगर हम स्वाभाविक तौर पे करने दें तो हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर में खुद ही सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, इस हिसाब से शरीर खुद अपना चिकित्सा करता है। अब के लिए शरीर हमारी शक्तिशाली बने, इसके लिए शरीर में जो टूट फूट घिसावट पैदा होके हम बड़े होते हैं तो कोई भी रिपेयरिंग की जरूरत होती है। उन सब चीजों के लिए ही शरीर को किस चीज की आवश्यकता होती है? आहार, खाना, इसलिए खाते हैं। शरीर जो काम करता है अनवरत 24 घंटे, तो उसमें जो टूट फूट होती है, इधर उधर ऊपर नीचे होती है, अभी प्रोटीन ज्यादा खपत हो गया तो उसकी कमी हो गई, तो इन्हीं सारी चीजों को पूर्ति करने के लिए इंसान को भोजन चाहिए। और वो सारी चीजें दो फॉर्म में इस प्रकृति में अवेलेबल है, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। जो प्लांट बेस्ड चीजें हैं, फल, सब्जी, जूस, प्राकृतिक रूप से शरीर को इसे पचाने में प्राण शक्ति का खपत कम करना पड़ता है, जिसे हम जीवन शक्ति भी कहते हैं। अब जब ये खर्च कम होगा तो हमारे अंदर ये रिजर्व में ज्यादा होगा। तो क्या होगा? अगर रिजर्व में फौज है तो हम बाहर के खतरों से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा नॉनवेज का, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का सेवन करेंगे, यहां मेरा मतलब प्रोडक्ट नहीं सेवन करने से नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अगर ज्यादा प्रोडक्ट हम एनिमल बेस्ड सेवन करेंगे तो क्या होगा? हमारी प्राण शक्ति, एनर्जी की खपत ज्यादा होगी, तो हमारा जो एनर्जी का स्टॉक है, इम्यूनिटी का स्टॉक है, वो कम होगा। ये चीज अब हमें देखना है, क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा रक्त कोशिकाओं को संगठित करते हैं तो हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है। जब शरीर शक्तिशाली बनता है तो बाहरी चीज जो है उससे हमें दूर रखता है। अब आपका लाइफ स्टाइल है ऐसा है जिसमें खाने का कोई तारतम्यता नहीं होता है। उस स्थिति में भी अगर आप हफ्ते में एक दिन उपवास कर लेते हैं, एक दिन खाना नहीं खाना है, या अगर आपसे ऐसा नहीं किया जाएगा कि खाने के बगैर नहीं रह सकते, तो आप 2 दिन लिक्विड डाइट पे रह लो, शरीर अपनी स्थिति में स्वतः आ जाता है। तो इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो जो शरीर की स्थिति को हम बिगाड़ते हैं उसको उपवास करके या लिक्विड फूड लेके हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो क्या होगा? ना हमें दवा की जरूरत पड़ेगी और ना हमें दारू की जरूरत पड़ेगी। हमारा शरीर प्राकृतिक पदार्थों से पुष्ट हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। और कोशिश करो कि हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन एनीमा करा लिया करो, उससे भी आपका ठीक हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो प्रकृति अगर अपना स्वाभाविक काम करता है और आप में आपको केवल क्या करना है? इसकी हेल्प करना है। तो प्रकृति को बाहर की दवाई की जरूरत नहीं है, बाहर की डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो इससे यही साबित होता है कि प्रकृति अपना स्वयं का शरीर अपना स्वयं का चिकित्सक है, उसको जरूरत ही नहीं है। जरूरत तब होती है जब आक्रमण करते हो आप। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? चिकित्सा रोग की नहीं,
शरीर की होती है। चिकित्सा रोग की नहीं, शरीर की होती है। अब मुझे बताओ, मुझे कार्पल जॉइंट्स में पेन है, मुझे एल्बो में पेन है, मुझे यहां पेन है, मुझे नी पेन है, तो क्या इन सारी पेनों के लिए हम अलग अलग दवाई खाएंगे? नहीं। लेकिन हम ऐसा ही करते हैं। जब घुटने में पेन होता है तो घुटने के पेन की दवा खाते हैं, जब गर्दन में पेन होता है तो उस पेन की दवा खाते हैं, जब इसमें पेन होता है तो इस पेन की दवा खाते हैं। भाई ये पेन हुआ क्यों, ये भी तो सोचना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहता है, विकार रोग का मूल कारण है। किसी भी अंग में, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप लगातार आपके शरीर में गैस फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको मालूम नहीं कि आपके घुटने में दर्द है और आपके सिर में भी दर्द हो रहा है। अब घुटने का दर्द जो है और सिर का दर्द है वो एक ही है, गैस ही है। घुटने में दर्द इसलिए हुआ कि वो ज्वाइंट पे आके यूरिक एसिड बन गया, फंस गया। गैस क्या होता है, मूव करता है शरीर में, तो जब सर पे चढ़ जाता है गैस तो आपको हेडेक शुरू हो जाता। अब मुझे ये बताओ, तो दोनों ये रोग अलग अलग हैं क्या? रोग तो एक ही है, गैस। लेकिन घुटने के दर्द के लिए हम अलग दवाई खाते हैं और इसके लिए हम अलग दवाई खाते हैं। तो ये तो शरीर के साथ जाती हो गई ना, तो हमें ऐसा नहीं करना है। घुटने पे सूजन है और कंधे पे सूजन है, दोनों की दवाई अलग अलग कैसे हो सकती है? अगर हम दवाई अलग अलग लेंगे तो दिक्कत तो आएगी आएगी। तो ये जो चीज है, इसलिए कहा जाता है कि अब गठिया का दर्द है, भाई इस ज्वाइंट में पेन हो रहा है, इस ज्वाइंट में पेन हो रहा है, इस ज्वाइंट में यहां पेन हो रहा है, पैर की उंगलियां टेढ़ी हो रही है, ये हो रहा है, हो रहा है। ये हो क्यों रहा है जी? गठिया होता क्यों है जी? आपके शरीर में अम्ल यानी एसिड की कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। आपके फूड से जो कैल्शियम है, जो D3 है, जो विटामिन है, वो शरीर को नहीं मिल पा रहा है। शरीर ने आपके हड्डियों से वो विटामिन D3 कैल्शियम सारा लेना शुरू कर दिया, आपका WBC कमजोर हो गया, तो आपके जॉइंट में प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम ये अलग है और ये अलग है और ये अलग है, ऐसा थोड़ी ना है। प्रॉब्लम का जड़ तो एसिड है, जिसकी वजह से हर जगह हो रहा है प्रॉब्लम। तो शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो शरीर से एसिड का मात्रा खत्म कर दो। ये शरीर का इलाज है, हम गठिया का इलाज थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर इस शरीर से गैस का हम निष्कासन कर दे तो गठिया अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि रोगी का नहीं, रोग का नहीं, शरीर का इलाज होता है। तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। उस केस में अब अम्ल की मात्रा कम करने के लिए क्या होगा, हमें अपने शरीर में अल्कलाइन को बढ़ाना पड़ेगा। अब अल्कलाइन कहां से मिलेगा? लिक्विड फूड से मिलेगा, रॉ फूड से मिलेगा, उसकी मात्रा बढ़ा दो। जब आप ऐसा कर पाओगे, देखो अम्ल शरीर में ज्यादा हुआ तो आपकी विटामिन कम होगी, कैल्शियम कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी। जब ये होगा तो क्या होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपको शुगर होगा, आपको गठिया होगा, आपके शरीर में सूजन आ जाएगा। तो कारण कहां आके मिला कि आपका शरीर का अम्ल भरा हुआ है।
तो आप इलाज शरीर से अम्ल का निष्कासन पे करो, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो आप शरीर का कर रहे हो ना इलाज, हर एक रोग का इलाज तो नहीं कर रहे हो ना। वही तो प्राकृतिक चिकित्सा भी कहता है। नेक्स्ट क्या है, रोग का निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। वास्तव में शरीर का इलाज जो है ना, वो कोई इलाज नहीं होता है, शरीर को शुद्धिकरण करना होता है। कपड़ा गंदा हो गया तो आप कपड़े का इलाज थोड़ी करते हो, कपड़े की सफाई करते हो। तो शरीर को अगर हम कपड़ा मान लेते हैं तो शरीर की हमें धुलाई करना है। जो गंदगी हमारे शरीर में आ गई वो हमारी वजह से ही आई है, उसकी धुलाई करना है। तो कपड़ा अपने आप साफ दिखेगा, चमकेगा। उसके लिए 10 तरह के डिटर्जेंट, 10 तरह की चीजें अलग अलग एक ही दिन में हम इस्तेमाल करेंगे, उसका क्या मतलब। तो अगर शरीर का शुद्धिकरण हम कर लेते हैं तो शुद्धिकरण करने मात्र से, यानी शरीर को डिटॉक्स करने मात्र से हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है और फिर उपचार की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती। प्राकृतिक चिकित्सा में लक्षणों के आधार पे उपचार होता है। एलोपैथिक चिकित्सा में जांच प्रणाली के आधार पे उपचार होता है। अब ये जो जांच प्रणाली है वो किसके थ्रू होता है, मशीन के थ्रू। और जो मशीन बनाता है और जो मशीन इम्प्लांट करता है वो पहले ही कहता है जी 10-15% ऊपर नीचे हो सकता है। तो मशीन तो सही जानकारी आपको दे ही नहीं रहा। अब मशीन में आया कि आपका शुगर 150 है, आप परेशान हो गए। शुगर से तो नहीं, दिमाग से ज्यादा, अरे हाय रब्बा अब क्या होगा, मेरा तो डायबिटीज हो गया, अब तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, स्ट्रेस में आ गया। अरे 100 शुगर, 150 कोई शुगर होता है। आप कोई स्ट्रेस में हो, कहीं से भाग दौड़ के आओ, कहीं से बहस करके आओ, तो शुगर लेवल 20-25 वैसे ही बढ़ जाता है। इसके लिए परेशान क्या होना है। 150 तक तो काउंट ही नहीं होता कि आपको शुगर की बीमारी है। लेकिन हम अपने ऊपर ऐसी कल्पना करके, इमेजिनेशन करके अपने आप को बीमार कर लेते हैं। इससे हमें जांच प्रणाली से बच के रहना चाहिए। नाड़ी पकड़ के पता लग जाता है कि क्या होगा, क्या है, क्या विकार है, जरूरत ही नहीं है जांच प्रणाली की। आज भी हमारे देश में और हमारे क्लास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बगैर जांच प्रणाली के बता दें, आपको देख के बता देंगे जी ये प्रॉब्लम है। अब 5,000 खर्चा आपका बच जाता है, उसका उपाय भी वो बता देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए रोग के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। हमें क्या देखना होता है, हमारा शरीर का जो पंच तत्व है वो बैलेंस्ड है, उसके क्या क्या लक्षण है पहचानने के, वो हमें पढ़ाई करना है। पढ़ने की चीज वो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे शरीर में विटामिन डी कम हो गई, ये पढ़ने की चीज है। हमारे शरीर में इस पोषक तत्व की कमी हो गई, ये कैसे पता चलेगा, ये पढ़ने की चीज है। आप इसको पढ़ो, उस पोषक तत्व को ठीक कर दो, हो गया। अपने शरीर का शुद्धिकरण कर लो, मन का शुद्धिकरण अपने आप हो जाएगा। जैसे ही रक्त शुद्ध हुआ, रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, आपके शरीर में प्राण शक्ति बढ़ेगी, जो एनर्जी फोर्स है, लाइफ फोर्स है, वो इंक्रीज होगा, आप अपने आप ठीक हो जाओगे। तो जांच के नाम पे हॉस्पिटल में 50,000 का खर्चा हो जाता है, निकलता कुछ नहीं है। तो अपना शरीर शुद्धिकरण पे हमेशा ध्यान हमें रखना चाहिए। अब आता है कि जीर्ण रोगों का
रोगों को ठीक करने में अधिक समय लगता है। जनरली नेचुरोपैथी के बारे में क्या कहा जाता है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। आप कल्पना करो, एक इंसान 30 साल से बीपी की गोली खा रहा है, एक इंसान 30 साल से शुगर की गोली खा रहा है, एक इंसान 10 साल से थायराइड की गोली खा रहा है। वो आपके पास आया और वो चाहता है कि उसको बड़ी प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, पैराथायराइड है, उसको शुगर है। अरे भाई 30 साल से गोली खाया, ठीक हो गया तेरा शुगर क्या? और नेचुरोपैथिस्ट के पास आया तो 3 दिन में शुगर ठीक हो जाना चाहिए। जो बीमारी वो 40 साल से पाल रहा है, उस बीमारी को ठीक करने में 4 महीने तो लगेंगे। ये टाइम टेकिंग कैसे हो गया? 40 साल की जमा चीज को खत्म करने के लिए, और दवाई खा के और जमा कर रहा है उसको खत्म करने के लिए हमने बोला 4 महीने लगेगा, तो ज्यादा टाइम हो गया। ये तो भ्रम है। वास्तविकता ये है कि इंसान अंतिम अवस्था में हमारे पास आता है, पूरी दुनिया से इलाज करा के थक लेता है, तब हमारे पास आता है। पूरी दुनिया को उसने 2 लाख रुपए खर्चे कर लिए, जो जिसने दवाई बोला सारा खाता रहा, कभी नहीं बोला कि मुझे जल्दी ठीक कर दो। यहां आके उसको 2 दिन में इलाज चाहिए। तो ये मानसिकता है। ऐसा नहीं है कि नेचुरोपैथी में हाँ कोई भी आएगा तो उसके शरीर की शुद्धिकरण करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो वक्त इसलिए भी लगेगा क्योंकि वो 20 साल 25 साल 10 साल से दवाई खा खा के शरीर को निष्क्रिय कर चुका है। अगर एक इंसान 10 साल में 50 बार एंटीबायोटिक ले लिया तो उसके ऊपर कौन सी दवाई असर करेगा? करेगा ही नहीं। तो पहले तो उसके शरीर में जो जमा टॉक्सिन है उसको हटाना है, तो शरीर शुद्धिकरण में ही 10-15 दिन लग जाएंगे। तब तो जाके उसका शरीर शुद्धि होगा, तब जाके हम फिर नेचुरल तरीके से उसको ट्रीट देंगे और उसका इफेक्ट आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो क्रॉनिक डिजीज है वो इतना क्रॉनिक बनके असाध्य बनके हमारे पास आता है, उसमें समय देना लगना तो लाजमी है। तो समय ज्यादा कैसे लग गया भाई? घुटने का दर्द, उससे पूछो तो बोलेगा 5 साल से दवाई खा रहा हूं, ये ट्यूब लगा रहा हूं, ये मरहम लगा रहा हूं। तो ये जो दबा जमा की हुई चीजें है ना, इसको निकालने में तो वक्त लगेगा। इस दौरान जो उसने बीपी की, शुगर की, पेन किलर, बुखार की, गैस की गोली खाता रहा, उसको निकालने में वक्त तो लगेगा। जो बरसों से चला आ रहा है उसको मंथ तो लगना ही लगना है। तो मंथ का टाइम तो चाहिए ही चाहिए, इसमें बड़ा टाइम क्या लगना। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास जिससे हम उसको क्षणिक आराम देते हैं, और धीरे धीरे उसका जो बॉडी एडिक्शन हो रखा है उसको हम क्लीन करते हैं। और जब वो एडिक्शन क्लीन हो जाता है और नए शरीर से उसका बॉडी इनटेक करना, पोषक तत्व को अवशोषित करना शुरू करता है, तो एक स्वस्थ इंसान बन जाता है। तो ये एक प्रोसीजरल चीजें, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसकी कोई बात है नहीं। अब कहा जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में हमेशा बीमारी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। उभार की समस्या आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उभार की समस्या बनी रहती है। तो ये भी एक चीज है, क्योंकि ये एक हीलिंग क्राइसिस होता है। आपकी बॉडी जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो कई दफा उल्टियां हो जाती है, कई दफा विकार निकलने लगते हैं, तो हम उसको अलग तरीके से मान लेते हैं कि हमारा और बीमारी बढ़ ही गया। ऐसा नहीं होता है, उसको हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। तो 2-4 दिन का वक्त लगता है, ठीक हो जाता है। तो मोटे तौर पे ये था। उसके बाद अगर शरीर का शुद्धिकरण करते हैं तो फाइनली माइंड, बॉडी एंड जो सोल है उसको हम स्वच्छ रख पाते हैं, जिससे हमारी सारी साइकोलॉजिकल और नर्वस सिस्टम ठीक रहता है।
तो मूलतः ये 10 मूल सिद्धांत थे जिसको आज हमने पढ़ा है, और इसके बाद हम सीधा आएंगे पंच तत्व पे, जिसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू होगा। आज की क्लास यही हमें खत्म करनी पड़ेगी, समय का अभाव है। नेक्स्ट क्लास कल 7 बजे हम आप सबसे जुड़ेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी को। आज की क्लास बहुत ही सुंदर रही, जिसमें जो भी विश्लेषण प्रशिक्षणात्मक तरीके से बताया गया, निश्चित तौर पर सभी को समझ में आया होगा। फिर भी किसी का अगर कुछ छूट गया है समझने में, सीखने में, तो उन्हें जो है फेसबुक पर हमारा वीडियो लगातार मिलेगा। उसके अलावा जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी वो हमारा वीडियो रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज का समय कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अगली क्लास कल फिर पुनः 7 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।